हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम लव नेक्स्ट डोर का एपिसोड 7 और 8 देखने वाले हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हीरोइन हीरो को रुकने के लिए कहती है। वो बगैर रुके जाने लगता है। वो गुस्सा होकर अपना सैंडल उतार कर उसे मारती है। वो वहीं रुक जाता है। वो उसे पूछती है, तुमने जो कहा उसका क्या मतलब है। वो उसका सैंडल उठाकर लाता है और उसे पहनाता है। उसे बताने ही वाला था, तभी वहाँ कोई रियो का आवाज देता है। वो दोनों मुड़ के देखते हैं। वहाँ हीरोइन का एक्स फियांसी हानजुन रहता है। उसे देख के दोनों हैरान होते हैं। हीरोइन पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है, तुम्हें देखने मैं प्लेन से आया हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। हीरो हीरोइन के सामने आकर खड़ा होकर कहता है, क्या तुम नहीं देख रहे हो, मैं उससे बात कर रहा हूँ। हानजुन कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम रियो के बचपन के दोस्त सियोंग हो ना। शायद तुम भी मुझे जानते होंगे। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो हीरो से हाथ मिलाने जाता है, लेकिन हीरो से हाथ नहीं मिलाता। उससे पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए। हानजुन कहता है, मैं रियो को देखने आया हूँ। तुम क्यों ऐसे पूछ रहे हो। हीरो कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमको जवाब देने की जरूरत है। वो हीरोइन का हाथ पकड़कर कहता है, चलो चलते हैं। हानजुन हीरोइन का दूसरा हाथ पकड़कर कहता है, रुको, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी वह हीरोइन के मॉम डैड आ जाते हैं। रियो के डैड कहते हैं, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। वो उसे मारने जाते हैं। मीसुक उसे रोकती है। वो कहते हैं, मुझे रोकने की कोशिश मत करो, आज मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम यहाँ उसे कुछ नहीं करोगे। पड़ोस में एक खबर पिछली बार की तरह फैल न जाए। वो गुस्से से घर चले जाते हैं। मीसुक हीरो से कहती है, तुम ऑफिस से आ रहे हो ना, थक गए होंगे, घर जाओ। हीरोइन को देखकर कहती है, तुम घर चलो, और हानजुन को भी घर आने को कहती है। रियो पूछती है, इसे क्यों घर बुला रही हो। वो कहती है, ये फैमिली की बात है, घर जाकर करेंगे। तुम दोनों हमें बताए बिना शादी तोड़ दिए। शादी की बात कोई खेल नहीं है, तुम दोनों मेरे साथ चलो। अगले सीन में मीसुक हानजुन को बैठाकर खाना खिलाती है। डैंजो कहता है, माँ क्यों उसे खाना खिला रही है। उसके डैड कहते हैं, उस पर एक भूत सवार है जो लोगों को भूखा नहीं मरने देता। डैंजो कहता है, मेरे जीजाजी पहले से ही बेशर्म है क्या। रियो उसे लात मारकर कहती है, ऐसा मत बोलो। हीरो के डैड कहते हैं, ये 2 साल पहले छुट्टियों के लिए हमारे घर आया था, तब रियो बहुत बिजी थी। डैंजो कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, उस समय इन्होंने मुझे बहुत सारा पैकेट मनी भी दिया था, क्या वो अब भी देगा। हीरोइन कहती है, अपना मुंह बंद रखो, हानजुन को आराम से बैठकर खाना खाते देख। हीरोइन के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगते हैं। हीरोइन पूछती है, कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं, इस कमीने के साथ एक ही कमरे में रहना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हानजुन को देखकर कहते हैं, तुम खाते रहो जब तक कि तुम फट न जाओ। वो वहाँ से छत पे चले जाते हैं। हीरोइन कहती, मेरा सर दुख रहा है। बाहर हीरो रियो के घर के आमने सामने घूमता रहता है। उसे देख के मोइम पूछती है, तुम क्यों अंदर नहीं जा रहे हो, यहाँ घूम रहे हो। वो कहता है, अंदर बिन बुलाए मेहमान आया है। वो पूछती, बिन बुलाया मेहमान, वो कौन है। हीरो कहता है, रियो के एक फियांसी। वो गुस्से से कहती है, क्या वो कमीना अंदर है। रियो के सामने आने की उसकी हिम्मत कैसी हुई, मैं तो उसकी जान ही ले लूंगी। वो कहते, मेरा भी मन उसे मार डालने का है। घर में मीसुक रियो और हानजुन को साथ में बैठने को कहती है। उससे पूछती है, तुम पेट भर के खाना खाए हो ना। वो उन्हें थैंक्स कहता है और कहता है, खाना बहुत टेस्टी था। मीसुक कहती है, मुझे लगता है कि अब मुझे तुमसे कुछ पूछना चाहिए। डैंजो कहता है, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो, जैसे यहाँ कोई ड्रामा का शूटिंग चल रहा हो। वो उसे घूरती है। वो हानजुन से पूछती है, क्या रियो ने तुम्हें धोखा दिया। वो कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो पूछती है, तो तुमने उसे धोखा दिया है। वो कहता है, मैंने नहीं दिया, लेकिन मेरी गलती थी। मैं हमारी सगाई टूटने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। हीरोइन के डैड कहते हैं, मुझे मालूम था गलती इस बदमाश की होगी। मीसुक कहती है, मुझे मालूम था मेरी बेटी गलती नहीं कर सकती, सच जानने के लिए मैंने पूछा था। वो सोफा से एक छड़ी निकालकर उसे मारने जाती है। मैं इस कमीने को मार डालूंगी, चाहे मुझे जेल क्यों न जाना पड़े। फिर उसे मारने लगती है। हीरोइन और उसके डैड मीसुक को रोक नहीं पाते। वो बहुत गुस्से में रहती है। रियो हानजुन को बाहर लेकर जाती है। मोइम और हीरो दोनों ड्रिंक्स करते हैं। वो उसे कहती है, चलो जाके उसे मारते हैं। वो कहता है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, मैं कौन होता हूँ उसे मारने वाला। मोइम कहती है, तुम रियो के मम्मी के फ्रेंड के बेटे हो, उसके बचपन की बेस्ट फ्रेंड। वो कहता है, बस हम दोस्त हैं, उससे आगे कुछ नहीं। वो कहती है, दोस्त ही सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। वो कहता है, मेरी वजह से उसे और न दुख पहुंचे। वो बहुत ही टेंशन हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, तू कब तक ऐसे ही रहेगा, तू रियो को बता क्यों नहीं देता। वो उसे शौक होकर देखता है। फिर उसे पूछता है, तुमने मेरा लेटर पढ़ लिया। वो कहती, हाँ, मुझे हाई स्कूल टाइम से पता था। वो पूछता है, तुमने उसे बताया क्या। वो कहती, मैं क्यों बताऊँ, ये बात तुम्हें बताना है। लेटर को तो तुमने दफना दिया, अपने फीलिंग्स को भी दफना दोगे। तुम अपने दिल में ही अपनी बात को दबा के रखोगे तो उसे कैसे पता चलेगा। अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं भी तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। हानजुन रियो से कहता है कि मैं अभी तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी गलती थी, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी वजह से मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
वो कहती है, ये सब मेरी वजह से नहीं हो रहा है, ये इतने साल साथ रहने का साइड इफेक्ट है जो हैबिट बन चुकी है। हमारे भी सब कुछ खत्म हो चुका है, ये अच्छा होगा कि हम दोबारा ना मिले। वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधा मोहिम के घर जाती है। मोहिम उसे कुछ बताने वाली थी, तभी उसकी मॉम उसे बुलाती है। फिर दोनों सो जाते हैं। मोहिम हीरोइन से पूछती है, तुम सो रही हो? वो कहती नहीं। वो उससे पूछती है, तुमने जो पिछली बार कहा था क्या वो सच था? फ्लैशबैक में दिखाते हैं रियो ने मोहिम से कहा था कि मेरे एक्स को भूल पाना मेरे लिए मुश्किल है। वो कहती है कि उसके साथ बिताए मोमेंट मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप सही नहीं होती, इसलिए मैं उसे भूलकर मूव ऑन करने की कोशिश करूंगी। हीरोइन कहती है, मैं दोबारा उसके साथ नहीं रहना चाहूंगी। ये सुन के मोहिम को बहुत खुशी होती है। वो कहती है, अब मुझे आराम से नींद आएगी। हीरोइन हीरो को कॉल करने के लिए सोचती है। वहाँ पे हीरो रियो का नंबर ही देख रहा था। दोनों एक दूसरे के नंबर को देखते रहते हैं, लेकिन कोई कॉल नहीं करता। दूसरे दिन सुबह मिसुक सोई रहती है। हीरोइन के डैड उसे उठाते हैं। ब्रेकफास्ट का समय हो गया। वो उसे मारती है और कहती है, ऐसे समय भी मैं तुम्हें खाना बना के खिलाऊंगी? वो कहते हैं, मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए बुलाया है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि मुझे लगता है कि हानजुन अभी भी रियो से प्यार करता है, इसलिए वो उसे मनाकर वापस यूएस ले जाने आया है। ये रियो के लिए बहुत अच्छी बात है, वो वापस यूएस जाएगी। लेकिन हीरोइन के डैड कहते हैं कि वो यूएस से वापस आ गई है, वो जो चाहती है उसे करने दो। तभी मिसुक के फोन में हानजुन का मैसेज आता है। वो सीधे हीरोइन के रूम में जाती है। हीरोइन अपने रूम में कुकिंग बुक को देखती है। तभी वह मिसुक आवाज देते हुए आती है। वो तुरंत छुपा देती है। फिर अपनी मॉम से कहती है, दरवाजा को नॉक करके आना था। वो उससे पूछती है, तुम कहीं बाहर जाने वाली हो? वो कहती है, हाँ मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। उसकी मॉम कहती है, कुछ अच्छे से कपड़े पहन के जाना। वो कहती है, ऐसा ड्रेस पहन के कौन बाहर जाता है? वो कपबोर्ड से उसके लिए अच्छे से ड्रेस निकालती है और कहती है, इसे पहन के जाओ। और उसे कहती है, थोड़ा सा मेकअप कर लेना, तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी एज हो रही है। रियो तैयार होकर बाहर आती है। घर के बाहर हानजुन उसे मिल जाता है। वो उसे लंच करने के लिए बुलाता है। तभी रियो को पता चलता है कि ये सब उसकी मॉम का प्लान है, इसलिए उसकी मॉम ने उसे मेकअप करके जाने को कहा था। तभी हीरो अपने घर से साइकिल लेकर निकलता है। उन दोनों को देखता है। फिर रियो से कहता है कि तुम्हें क्लास के लिए लेट नहीं हो रहा है? जल्दी चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वो हाँ कह के उसकी साइकिल में आकर बैठ जाती है। वो कहता है कि मुझे टाइट से पकड़ लो। वो उसे टाइट से पकड़ लेती है। फिर दोनों जाने लगते हैं। हानजुन उन्हें देखता रहता है। दोनों कुकिंग क्लास के लिए जाने लगते हैं। हीरो उससे पूछता है कि तुमने आज क्यों ऐसा ड्रेस पहना है? ये ड्रेस तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और अपने चेहरे पे क्या लगाया है? वो अपने फाउंडेशन के बारे में बताती है। वो कहता है, तुम इतना मेकअप करके हानजुन को देखने आई थी? वो कहती है, ये सब मेरी मॉम का काम है, उन्होंने मुझे मेकअप करके जाने को कहा था। हीरो कहता है, आज से मैं उनको बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। वो पूछती कि तुमने क्या कहा? वो कहता है कि तू बहुत अगली दिख रही है। वो उसे पिंच करने लगती है, जिससे उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, इसलिए उसे कस के पकड़ लेती है। दोनों चुपचाप जा रहे होते हैं। हीरो रियो से पूछता है कि हानजुन यहाँ पे क्यों आया है? क्या वो तुम्हें लेने आया है? कुछ सालों तुम दोनों साथ थे, उसे देख के तुम्हें पुरानी फीलिंग्स याद आ सकती है। तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी। वो गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें और कहने को कोई बात नहीं है क्या? वो उसे साइकिल रोकने को कहती है। हीरो अचानक ब्रेक लगाता है, जिससे उसका चेहरा उसके पीठ पर लग जाता है। चेहरे का फाउंडेशन उसके कोट पे लग जाता है। वो गुस्से में उसकी साइकिल को लात मारकर पैदल चलने लगती है। हीरो को लगता है कि शायद उसे हानजुन के बारे में बात नहीं करनी थी। रियो कुकिंग क्लास में बहुत ही गुस्से से वेजिटेबल्स को काटती है। हीरो ऑफिस आता है। मोहिम उसे कॉफी के लिए पूछता है। नाइक और मोहिम उसके कोट पर फाउंडेशन का निशान देखते हैं। मायूक कहता है, ये किसी गोस्ट का चेहरा है क्या? वो कहती है कि नहीं, ये किसी लड़की का फाउंडेशन है। मायूक कहता है, किसी ने उसे पीछे से हक किया होगा। वो कहता जरूर तेही होगी। नाइक कहती है, वो तेही नहीं है। तभी तेही वहाँ आती है और कहती है, मेरे बारे में क्या बात चल रही है? तेही हीरो से प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जाती है, लेकिन हीरो अभी भी हानजुन के बारे में ही सोच रहा था। वो रियो को लेकर उसे टीस करती है। डानो अपनी बेटी को लेने के लिए किंडरगार्टन आता है और उसे हक करने के लिए अपना हाथ फैलाता है। वो गुस्से से उसके सामने आकर कहती है, आप हर दिन हाफ डे लेकर क्यों आते हो? आपकी कंपनी मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं कमजोर हूँ, इसलिए मुझे अपने डैड की जरूरत है। वो अपनी बेटी से कहता है कि चिंता मत करो, हमें ऐसे छुट्टी लेने की परमिशन है। फिर वो कहती है कि मेरे जॉब जाने तक आप काम करो, उसके बाद मैं जॉब जाऊंगी, फिर आपको काम करने नहीं दूंगी। मोहिम अपने ऑफिस के पास से एक स्टोर में लंच लेने आती है। उसी रास्ते से डानो अपनी बेटी को लेकर घर जाता है। तभी वहाँ पे एक कार बहुत स्पीड से आती है और एक खंबे से टकरा जाती है। मोहिम जाके देखती है कि कार के ओनर का हार्ट अटैक की वजह से वो बेहोश हो गया था। वो दौड़ के पास के शॉप में हथौड़ी लेकर आती है और ग्लास को तोड़ती है। वो कार का शीशा को तोड़ के उस आदमी को बाहर निकालती है। वो डानो को देख लेती है और उसे एम्बुलेंस बुलाने को कहती है। उस आदमी को CPR देने लगती है।
थोड़ी देर में वो आदमी को होश आ जाता है। मोहिम उस आदमी को बचा लेती है। ये सब यांदो उसे देखती है। यांदो उसे देख के इम्प्रेस हो जाती है। रियो कुकिंग क्लास से वापस आ रही थी। फिर से उसे हानजोन मिलता है। वो उसे इग्नोर करके जाती है। वो अपने पैर में दर्द होने का नाटक करता है। उसे देख के रियो वापस आती है और पूछती तुम्हें क्या हुआ। वो रिश्ते को सुधारने के लिए एक चांस मांगता है। वो उसे मना करके जाने लगती है। वो कहता है आखिरी बार तुम मेरे साथ खाना खाओगी। वो बहुत रिक्वेस्ट करता है। मोहिम अपने घर जाती है। रास्ते में उसे डेंसो और यांदो मिल जाते हैं। यांदो उसे नीचे झुकने को कहती है। वो उसके पास नीचे बैठती है। मोहिम के गाल पे चोट लगी थी। वो उस पर दवाई लगाकर बैंडेड लगाती है। मोहिम बहुत खुश होती है। यांदो और उसकी दोस्ती हो जाती है। यांदो उसे कहती है कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम तो एक सुपर हीरो हो। फिर वो उसे हक करती है। डानू अपने घर जा रहा था, इसलिए वो मोहिम को लिफ्ट देता है। तीनों कार में जाते हैं। यांदो को फीवर रहता है, इसलिए कार में एसी नहीं चलाते। डैनो को बहुत गर्मी लगती है। वो अपना कोट उतार के पीछे रख देता है। वो मोहिम से कहता है कि यांदो आज तुम्हें देखकर बहुत ही इम्प्रेस हो गई थी। वो तुम्हें सुपर हीरो कह रही थी। वो कहती है आज हम दोनों दोस्त बन गए। वो उसे पूछता है क्या तुम्हें अक्सर ऐसे चोट लगती रहती है। वो कहती कभी कभी लग जाती है। वो उससे पूछता तुम्हें डर नहीं लगता। वो कहती बिल्कुल नहीं, लेकिन एक बात का डर रहता है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंची, किसी को बचा नहीं सकी तो बस यही डर रहता है मुझे। वो कहता है कि तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम्हें देख के लगता है कि सुपर हीरो हमारे आसपास ही है। वो कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस अपनी जॉब कर रही हूँ, लेकिन मैंने एक असली हीरो को देखा है। जब मैं छोटे से बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जा रही थी तब बहुत ट्रैफिक था। किसी ने भी एम्बुलेंस को जाने के लिए अपनी गाड़ी नहीं हटाई थी। अचानक एक आदमी कार से निकला, गाड़ी के ओनर से बोल के हटाने लगा। उसे देख के मुझे लगा कि वही मेरे सपनों का राजकुमार है, वही मेरे लिए सुपर हीरो है। मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई, लेकिन मैं उससे मड फ्लैटमैन बुलाती हूँ। डानो पूछता इसका क्या मतलब है। वो कहती कि उसने एक टी शर्ट पहना हुआ था, उस टी शर्ट के पीछे लिखा हुआ था आई लव यू मड फ्लैट्स। ये सुन के वो शॉक हो जाता है और सडनली ब्रेक मारता है, जिससे वो आगे की तरफ झुक जाता है। दानो ने वही टी शर्ट पहना हुआ था। वो टी शर्ट को देख के उसे पूछती कि तुम्हें टी शर्ट कहाँ से मिला, क्या तुम उस आदमी को जानते हो। वो उसे बताता है कि मैं एक स्टोरी कवर करते समय एक ग्रुप से मिला जिसका नाम था मड फ्लैट गार्डियन, उन्होंने ही मुझे ये टी शर्ट दिया है। वो पूछती इसका मतलब तुम उस आदमी को जानते हो। वो उसे कैसे बताता है कि वो आदमी वही है। वो कहता मैं उसे नहीं जानता, उस ग्रुप में ओल्ड एज लोग थे। वो बताती है कि मैं उस आदमी को पीछे से देखा था, वो यंग था, हमारे एज का ही होगा, उसकी हाइट बिल्कुल तुम्हारी तरह थी। ऐसे बोलते उसे लगता है कि वो आदमी शायद डैनो है। कुछ देर पहले मोहिक ने उस आदमी को सपनों का राजकुमार बोल दिया था। दोनों घर के पास पहुंच गए थे, इसलिए मोहिक हड़बड़ा कर कार से नीचे उतर के घर की तरफ भागने लगती है। वो उसे आवाज देकर रोकता है, तो रुको जरा, सब्र करो। वो बताता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वो अपने बैग को खोलता है। हड़बड़ी में बैग का पूरा सामान नीचे गिर जाता है। वो देखती है कि उस बैग में पूरी मेडिसिन है। वो पूछती इतनी सारी मेडिसिन किसके लिए है। वो कहते तुम्हारे लिए, ये मेडिसिन तुम अपने पास रखो, तुम्हें कभी भी काम आ सकती है। वो हर एक मेडिसिन के बारे में उसे बताने लगता है। वो सारे मेडिसिन उसके हाथ में दे देता है। फिर कहता है कि प्लीज तुम अपने आप को हट मत होने देना। ये सुन के मोहिम की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो घर के अंदर आ जाती है। नाइट जिम में रहती है। वो उस फाउंडेशन के बारे में सोच रही थी। फिर उसे पता चल जाता है कि वो फाउंडेशन का निशान रियो का ही होगा। वो कहती है मुझे बस इसी का डर था। वो अपने आप से कहती है कि मुझे पता था कि ऐसे ही होने वाला है। इसी टेंशन में वो अपने थर्ड मिल की स्पीड को बढ़ा देती है। डॉन्सो आकर स्पीड को कम कर देता है। वो फिर से स्पीड को बढ़ाती है। वो फिर से कम करके कहता है कि तुम कोई टाइगर या चीता नहीं हो इतनी स्पीड से भागने के लिए। ऐसे ही करते रहोगे तो थ्रेडमिल खराब हो जाएगा। रियो अपनी मॉम से पूछती है आपने जानबूझकर हानजून के साथ जाने के लिए मुझे तैयार होकर जाने को कहा था ना। वो बहाना बना के वहाँ से चली जाती है। रियो को बहुत टेंशन होता है। वो चुपचाप बाहर वॉक करने आ जाती है। तभी सामने से हीरो आता है। वो उसे पूछता है कि तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो। वो बहुत गुस्से में रहती है। उसे कहती है कि ये क्या किसी कुत्ते की आवाज़ है। वो उसे कहता है कि इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं है, आजकल इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है तुम्हें पता नहीं। वो चुपचाप चली जाती है। हीरो को गुस्सा आता है। वो जोर से अपने घर के गेट को बंद कर देता है। रियो चुपचाप जाती रहती है। तभी अचानक से उसे लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, इसलिए वो थोड़ी स्पीड से आगे जाने लगती है। उसके पीछे चलने की आवाज़ भी तेज हो जाती है। वो डर के भागने लगती है। वो डर के सामने की गली में भागने लग जाती है। वो देखती है कि सामने रास्ता नहीं है। पीछे मुड़कर देखती है। वो पीछे मुड़कर देखती है, वह हीरो रहता है। वो उस पर चिल्लाने लग जाती है और कहती है तेरी वजह से मैं कितना डर गई थी। वो पूछता है कि तुम भाग क्यों रही थी। वो कहती है कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछा कर रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम क्यों मेरे पीछा कर रहे थे, क्या तुम मुझे मेरा नाम लेके बुला नहीं सकते थे, तुम चुपचाप मेरे पीछे आ रहे थे। वो उसे कहता है कि भागने से पहले तो पीछे भी तो देख सकती थी, बगैर देखे क्यों भागने लगी।
दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। हीरो से कहता है कि हमारी यही प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे को बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बहाने बनाते एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, लेकिन बस वही नहीं कहना पाते जो हमें कहना होता है। इसलिए हम दोनों के बीच हमेशा झगड़े होते हैं, पिछली रात की तरह। मैं तुम्हें जवाब देना चाहता था, मैंने गुस्से में कह दिया कि तुम्हारे कारण मैं टेंशन होता हूँ। उस दिन मैं तुम्हें बताने वाला था। ये सुनकर रियो उसे रोकती है। वो उसे कहती है कि अभी मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और कुछ नया मेरे दिमाग में मत डालो। पहले मैं अपने दिमाग के मैसेज को एरर कर देती हूँ, इसलिए तुम अपनी बातें बाद में बताना। वो पूछता है बाद में कब? वो कहती बस बाद में। वो कहती कि मुझे बहुत ही टेंशन रहता है। वो पूछता है हानजून की वजह से? वो कहती नहीं, बहुत कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है। वो उसे कहता है कि ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताता, जब तुम्हारे लिए समझना आसान होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे कुछ कहने चाहती है। वो उसे रोक के कहता है कि तुम जो कहना चाहती हो बाद में बताना। मैं तुमसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम आगे भी उस हानजून से मिलती रहोगी? वो उसे कहती है कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो कहते क्या तुम सच में नहीं मिलोगी? वो कहते नहीं, मैं उससे नहीं मिलूंगी। वो कहता ठीक है, फिर घर चलते हैं। वो कहते तुम आगे जाओ, पीछे मैं आता हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन हीरोइन की मॉम सो के उठती है। वो फोन में देखती है कि आज उसका बर्थडे है। वो बहुत खुश होती है। वो हीरो के डैड को देखने जाती है। वो बहुत जल्दी में जाते हैं। वो उनसे पूछती है आप वापस कब आओगे? वो कहते हैं मुझे इमरजेंसी है। वो जल्दी में वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो अपने बेटे के रूम में जाती है। वो देखती है कि उसके बेटा भी उस रूम में नहीं है। वो अपसेट होकर बैठ जाती है। उसे लगता है कि आज उसका बर्थडे है, किसी को भी याद नहीं, कोई भी उसे विश नहीं कर रहा है। हीरो सुबह जल्दी निकलकर तेही को देखने जाता है। तेही उसको एक किट्टी का डिजाइन दिखाती है जो हीरो को बहुत पसंद आता है। हीरो उसे कहता है कि क्यों ना हम थोड़ा प्रोफेशनल डिजाइन भी ट्राई करें। तभी उसकी नज़र डैमेज स्पॉट पर पड़ती है। तेही उसे बताती है कि कोई भी चीज़ पहली बार में परफेक्ट नहीं बनती। जो काम हम करते हैं वो परफेक्ट रिजल्ट दे, ये जरूरी तो नहीं है। हाईसुक वाइस मिनिस्टर को देखने के लिए जाती है। उन्हें बताते हैं कि आज वो ऑफिस नहीं आए, इसलिए वो वापस आती है। वो अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज करके पूछती है कि आज रात का क्या प्लान है। वो जानना चाहती थी कि उनके फ्रेंड्स को उसके बर्थडे याद है कि नहीं। मोहिम अपने जख्म पर ऑइंटमेंट लगाती है। उसे डैनहो की बात याद आती है कि अपने आप को हट मत होने देना। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। तभी उसकी टीम के मेंबर आते हैं और पूछते हैं आज तुम्हारा गाल क्यों इतना लाल है? कहती मुझे चोट लगी है, लेकिन उसके गाल शर्म से लाल हुए रहते हैं। तानो रिसर्च करता है पैरामेडिक और फायर फाइटर के बारे में, तो उसे पता चलता है कि रेस्क्यू करते समय इन लोगों को बहुत चोट लगती है। कई बार तो डेडली एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। इस काम में उन्हें बहुत कुछ सफर करना पड़ता है। एक सीनियर आकर पूछती है कि अचानक से तुम पैरामेडिक के बारे में क्यों सर्च कर रहे हो? वो कहता है कि मैं एक पैरामेडिक को जानता हूँ जो ऐसे ही अपनी जान को खतरे में डालती है। वो इस टॉपिक पर कुछ लिखने को डिसाइड करता है। हीरो और तेही एक रेस्टोरेंट पर आते हैं। वहाँ पर रियो और हानजो बैठे रहते हैं। उन्हें देख के दोनों शॉक हो जाते हैं। हीरो को उन दोनों को साथ में देख के बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों उसके पास वाले टेबल में बैठ जाते हैं। तेही हीरो से खाने के बारे में पूछती है। वो कहता है खाना बहुत अच्छा है। वो कहती है अच्छा, वो तुम्हें पसंद आया? मैंने हमारे पिछले डेट के बाद इस डेट पर ज्यादा इफेक्ट लगाया। उनकी डेट की बात सुनकर रियो को बहुत जेलस होता है और गुस्सा भी आता है। हानजो ने एक टिफिन बॉक्स को देख के पूछता है कि क्या है। रियो उसे बताती है कि वो कुकिंग क्लास जा रही है, उसमें उसका बनाया हुआ खाना है। वो कहता है कि तुम कुकिंग तो बहुत अच्छा करती हो, फिर कुकिंग क्लास जाने की क्या जरूरत है? वो कहती है कि कुकिंग में मैं प्रोफेशनली कुछ करना चाहती हूँ और मुझे कुकिंग का सर्टिफिकेट भी चाहिए। वो कहता है कुकिंग के लिए तुम कैलिफोर्निया ज्वाइन करो। वो कहती है मैंने उतने दूर की नहीं सोची है। वो कहते हैं क्या मैं तुम्हारा बनाया खाना खा सकता हूँ? ये सब सुन के हीरो को बहुत गुस्सा आता है। उसका चेहरा देख के तेही को भी समझ आ जाता है कि इसे बहुत जेलस हो रही है। वहाँ की वेटर कहती है कि बाहर का खाना यहाँ पर अलाउड नहीं है। वो उनसे कहता है कि एक स्पेशल पर्सन ने मेरे लिए बनाया है, क्या मैं इसे खा सकता हूँ? वेटर परमिशन देकर रियो से कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही रोमांटिक है। ये सुनकर हीरो को बहुत ही जलसी होती है और रियो पर उसे गुस्सा भी आता है कि उसने वेटर को क्यों नहीं बताया कि उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। वो उसे खाना खाकर कहता है ये बहुत ही टेस्टी बना है और उसकी तारीफ करने लगता है। हीरो गुस्से में मीट को चाकू से जोर जोर से काटने लग जाता है। तेही उसे कहती है कि मैं नया चाकू मंगाऊं, उसे काट के खाओगे? क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तेही उसे कहती है कि मेरी पार्टनर कंपनी तुमसे मिलना चाहती है, तो नेक्स्ट वीक तुम फ्री रहोगे? वो कहता है कि नहीं भी होगा तो मैं टाइम निकाल लूंगा। वो उसे कहती है कि मेरी एक दोस्त ने हमारे रिलेशनशिप के बारे में पूछा था। मैंने उसे कहा कि तुम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड हो, लेकिन मैं उसे ये नहीं बता पाई कि हम दोनों एक दूसरे को अभी भी पसंद करते हैं। ये सुनकर रियो को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है फालतू का कुछ भी मत बोला करो, झूठ तो बिल्कुल मत बोला करो, क्योंकि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत झूठ बोलने वाले से करता हूँ। जो लोग प्रॉमिस तोड़ते हैं ये भी एक झूठ की तरह ही है। प्रॉमिस तोड़ के किसी से मिलना, ये सुनकर रियो को खांसी आ जाती है। हानजून उठ के उसे पानी देता है। वो उसके हाथ को हटा के कहती है मैं ठीक हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हारी छोटी सी भी प्रॉब्लम मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ।
ये सुन के हीरो उसे गुस्से से घूरता है। रियो रेस्टरूम के लिए जाती है। लिफ्ट के सामने हीरो से मिलता है। वो उसे कहता है, तुमने तो कहा था कि हानजोन से तुम नहीं मिलोगी। वो कहती है कि तुम भी तो तेही के साथ आए हो। वो कहता है कि तुम तो जानती हो हम दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं। वो कहती है, अच्छा तो काम के सिलसिले में तुम दोनों होटल में खाना खाने के लिए आए हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन लगते हो। वो उसे कहता है, तुम्हें तो उस आदमी के साथ कोई काम नहीं था, तुम क्यों उसके साथ खाना खाने आई। उन दोनों की बहस चल ही रही थी, तभी वहाँ तेही आ जाती है। रियो को एक वाइन गिफ्ट करती है। वो उसे मना करती है। तेही कहती है कि तुम इसे अपने बॉयफ्रेंड को दे दो। रियो कहती है, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। हीरो और तेही फिर लिफ्ट में चले जाते हैं। तेही हीरो से कहती है कि मुझे बहुत ही थ्रिलिंग लग रहा था। हीरो को समझ नहीं आती। वो पूछता है कि क्या। वो उसे बताती है कि लव स्क्वायर मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया। वो आदमी रियो के बहुत क्लोज लग रहा था। हीरो उससे सॉरी कहता है क्योंकि उसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाई। वो कहती है कि हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मेरे साथ जो बैठा था उसकी नज़र पीछे वाले के ऊपर थी। हानजोन फिर से रियो से मिलने की बात करता है। रियो उसे मना कर देती है। हीरो की मॉम को ग्रुप में बहुत सारे मैसेज आते हैं। वो खुश होती है कि उसके फ्रेंड्स ने बर्थडे विश किए हैं। वो खुश होकर मैसेज को देखती है। वे लोग शॉप में आके आइस मेल्ट करने के लिए उसकी मदद मांगते हैं। मैसेज पढ़ के उसे गुस्सा आता है। फिर वो रिप्लाई करती है कि मैं आऊँगी। फिर वो अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए शॉप में आती है। उनके फ्रेंड उसे सरप्राइज देते हैं। शॉप में उसके बर्थडे की तैयारी करके रखे हैं। ये देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इमोशनल होकर कहती है कि मुझे लगा कि किसी को भी आज मेरे बर्थडे के बारे में याद नहीं है। वे लोग हीरो के डैड के बारे में पूछते हैं, उन्होंने तुमको क्या गिफ्ट दिया। वो कहते हैं कि इमरजेंसी के कारण वो जल्दी हॉस्पिटल चले गए। तभी उसे किसी का मैसेज आता है। हीरो के डैड को दिखाते हैं। वो हॉस्पिटल से बहुत जल्दी बाहर आते हैं। अपनी वाइफ को बर्थडे विश करने के लिए उनकी मनपसंद का फ्लावर को लेने के लिए जाते हैं। 2-3 दुकान उतरने के बाद भी उन्हें फ्लावर नहीं मिलती। आखिर में एक शॉप में उन्हें मिल जाता है। हीरो अपने स्कूल के पुल के पास रहता है। वहाँ उनकी टीचर आती है। तभी हमें पता चलता है कि हीरो को इस पुल को रिनोवेट करने का टेंडर मिल जाता है। टीचर पूछती है कि तुमने ये बात रियो को बताई। वो कहता है नहीं। वो कहती है कि तुम तुरंत उसे बता दो। हीरो कहता है कि उसे ये सब याद नहीं रहेगा। टीचर बताती है कि किसने कहा कि उसे याद नहीं, उसने मुझे कितनी बार कॉल किया इस बारे में पूछने के लिए। रियो रोज रोज फोन करके टीचर से इस रिजल्ट के बारे में पूछती थी। ये सुन के हीरो खुश होता है। हीरो कहता है कि तेही ने मुझसे कहा था एक मिट्टी के बर्तन को हम सुंदर सा आकार देके आग में डालते हैं, वो वापस कैसे आएगा हमें नहीं मालूम। हम जैसे उसे आकार दिए थे वो वही आकार में आएगा या टूट कर आएगा। वैसी हमारी फीलिंग्स भी रहती है। हम अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में सुंदर से सजा के रखते हैं, लेकिन जब वो बाहर आता है तो हमें नहीं पता कि हमारी फीलिंग्स जब बाहर आएगी तो उसका परिणाम क्या होगा। मोइम ने कहा था तुम अपने दिल की बात अपने पास ही रखोगे तो तुम एक तरफ के प्यार में फंस जाओगे। मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। हानजो ने कहा था एक आदमी एथलेटिक में 200 मीटर दौड़ना था। धीरे धीरे वो दौड़ता रहा। उसे अपने ऊपर विश्वास था। लास्ट में उसी की जीत हुई। तुम अपने दोस्त को उस लड़की से अपनी फीलिंग्स बताने बोलो, भले ही देर क्यों ना हो जाए। ये सब सोचते हुए हीरो कहता है अब बहुत देर हो चुकी है। भागते हुए बाहर आता है। रियो को कॉल करके पूछता है तुम कहाँ हो। वो कहते मैं अपने डैड के शॉप में हूँ। हीरो कहता है तुम वहीं रहो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो दौड़ते हुए जाता है। हीरो के डैड अपनी वाइफ की फेवरेट लिली फ्लावर का बोके लेकर घर आते हैं। वो देखते हैं कि उनकी वाइफ घर के बाहर वाइस मिनिस्टर से मिलने आती है। वो उनकी वाइफ को टच करके बातें कर रहे हैं। ये देख के उनके हाथ से बोके नीचे गिर जाता है। वो वहाँ से चले जाते हैं। हीरो कहता है मुझे अपने फीलिंग्स बताने के लिए बहुत चांस मिले। जब हम स्कूल के ग्रेजुएशन कंप्लीट किए तब मैं उसे बोलना चाहता था, तभी नहीं बोल पाया। जब हम कॉलेज गए मैंने देखा रियो बहुत अच्छा ड्रेस पहनी है। मैंने उसे पूछा ये ड्रेस पहन के तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा हम सीनियर के साथ ग्रुप डेट पर जा रहे हैं। मैंने सुना कि बहुत स्मार्ट है। ये सुनते ही मुझे पहली बार जलस हुआ। तब हम आइसक्रीम खा रहे थे। मैंने आइसक्रीम को उसके मुंह पर लगा दिया। तब भी मैं उसे कुछ नहीं कर पाया। जब हम 20s में आए मैंने अपनी हिम्मत जुटाई उसे कहने के लिए। जब मैं उसे कहने वाला था उसने कहा कि मैं अमेरिका जा रही हूँ। फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कर पाया। अगर मैं अब भी नहीं कहूँगा तो बहुत ही देर हो जाएगी। अब मैं देरी नहीं करूँगा। वो दौड़ता हुआ शॉप में आता है। रियो से कहता है मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनो। वो उसे देखती है। वो कहता है मैंने बहुत इंतजार कर लिया। मैं ये बोलने के लिए डर रहा था जब मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम्हारे कारण अपना दिमाग खो देता हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुन के वो हैरान हो जाती है। कुछ देख ले दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रियो ने गैस पे कुछ रखा था, वो बॉयल होने लगता है। वो हड़बड़ाते हुए उस बर्तन को हाथ से हटाती है जिससे उसका हाथ जल जाता है। हीरो उसके पास आकर उसका हाथ पानी से धोता है और कहता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो कहती मैं ठीक हूँ। फिर वो उसे पूछती है कि तुम्हारे हाथ इतने गर्म क्यों हैं। वो कहता है कि अक्सर मेरा शरीर गर्म रहता है। हीरो उसे फिर से कहता है कि
तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वो कहती है कि अब तो ये सब हमेशा होते रहेंगे, कभी गर्म पानी हाथ में गिर जाना, कभी चाकू से हाथ कट जाना और कभी गर्म तेल ऊपर लग जाना। ये सुन के वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये कह भी नहीं सकता कि तुम ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारा ड्रीम है। वो उसे पूछती है तुम मेरे बारे में इतना सोचते क्यों हो? वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। वो उससे पूछती है तुम मेरी चिंता क्यों करते हो? वो उसे पूछता है क्या तुम्हें नहीं मालूम, बचपन से लेकर आज तक मैंने तुम्हारी चिंता की है। मैं हमेशा डरता रहा कि कहीं तुम्हारी मॉम तुम्हारी गलतियों के लिए तुम्हें मार ना दे, कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम्हें चोट ना लग जाए, कहीं तुम्हें कोई कुछ कह ना दे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे आसपास हमेशा अच्छे लोग ही रहें। इस तरह से मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। तुम मेरे लिए क्या फील करती हो? मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी हैं, लेकिन तुम आराम से आंसर दे सकती हो, क्योंकि मुझे पता है तुम अपने रिलेशनशिप से अभी बाहर आई हो। हीरो की मॉम घर आती है। पहले वो अपने पति को ढूंढती है, वो वहाँ नहीं रहते। फिर वो रूम में आती है, वहाँ उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है, एक मैसेज भी रहता है। उसे ओपन करके देखती है, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा रहता है। फिर वो गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है, उसमें एक सुंदर सा चैन रहता है। ऐसा सेम चैन उसने पहले से अपने गले में पहन रखा है। वो अपने पुराने चैन को खोल के नया चैन पहन लेती है। हीरो के डैड बहुत ही उदास होकर हॉस्पिटल लौट के आते हैं। उनका जूनियर उसे पूछता है कि कहा था कि आज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, आप नहीं आएंगे, वापस आ गए। वो कहते मुझे लगा था कि वो सब खत्म हो गया है, लेकिन मैंने गलत सोचा था। तभी इमरजेंसी आ जाती है। वो इमरजेंसी के लिए चला जाता है। रियो अपने घर आकर फेस वॉश करने जाती है। उसके दिमाग में हीरो ने जो कहा था वही बात चलती है। उसे एक पास्ट का सीन याद आता है। जब वो छोटी थी तब वो स्विमिंग पूल में जाने से डरती थी। हीरो उसके पास आकर बैठता है और उसे पूछता है तुम्हें पानी से डर लगता है? वो कहती हाँ, पानी के अंदर जाने से मेरे सांस रुक जाते हैं और एकदम अंधेरा दिखता है, कानों में अजीब सी आवाज़ आती है, इसलिए मुझे डर लगता है। वो उसके कान को बंद करके कहता है तुम्हें अब कैसा फील हो रहा है? जब तुम पानी में जाओगे तब भी तुम्हें ऐसा ही फील होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। रियो प्रेजेंट में अपने कानों को फिर से कवर करती है। वो कहती है सियोंग ये नहीं जानता कि मैं उसे बचपन से पसंद करती थी, तब मैं बहुत छोटी थी। फिर धीरे धीरे मैं उस बात को भूल गई, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स मेरे अंदर है। हीरो भी बहुत ही बेचैन होता है कि रियो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उसे एकदम से उसकी फीलिंग्स को नहीं बताना था, कुछ टाइम और ले लेना था। वो अपने आप से कहता है क्या मैंने अपने फीलिंग्स को बता के सही किया? वो ये सारी बातें सोच सोच के परेशान होता है। वो अपने खिड़की का स्क्रीन खोल के देखता है, वहाँ रियो के रूम की लाइट जल रही है। इसका मतलब वो अभी तक सोई नहीं। फिर वो पर्दे के पीछे आ जाता है। वो भी विंडो पर आती है और हीरो को देखती है। उसके रूम का लाइट जलता है। वो उसे बुलाने का सोचती है, फिर कुछ सोच के उसे नहीं बुलाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों बारी बारी से खिड़की को खोल खोल के देखते हैं, लेकिन कोई भी एक साथ एक दूसरे को नहीं देख पाता। ऐसे ही दोनों रात भर करते रहते हैं। अगले दिन सुबह दिखाते हैं कि हीरो उठ के बैठ के कहता है मैं तो रात को थोड़ा भी नहीं सोया। फिर वो जाके अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आती है। वो उसको दिया हुआ चेन पहने रहती है, उसे दिखाने की कोशिश करती है। हीरो देख लेता है और कहता है कि आप ये चेन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वो कहता है कि अगली बार मैं इससे भी अच्छा गिफ्ट दूंगा। तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। वो उनसे कहता है कि कल मॉम का बर्थडे था। वो कहते हैं कि हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस था, मैं भूल गया। वो उन्हें साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करने को कहता है। वो कहते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ। रियो कुकिंग क्लास जाने के लिए और हीरो से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होती है। फिर वो देखती है कि हीरो का टाई वहाँ पर है, उसे भी लेकर रख लेती है। बाहर उसकी मॉम घर को क्लीन करती है। उसका भाई अपनी मॉम से कहता है कि मुझे इंस्टाग्राम में फॉलोवर खरीदने के लिए पैसे चाहिए। वो उसकी बातें सुन रही थी, तभी वहाँ रियो आ जाती है। वो उसे डांट के भगा देती है। फिर अपनी मॉम से कहती है कि तुम उसकी बातों पर मत जाना, उसे हमेशा ऐसे नए नए आइडिया आते रहते हैं और बहुत सारा पैसा खर्च करता है। तभी मिसुक नोटिस करती है कि रियो ने अच्छे से ड्रेस पहना है और अच्छी वाली परफ्यूम भी लगाई है। वो उसे पूछती है कि तुम तो हमेशा टी शर्ट पहन के बाहर जाती हो, आज क्यों तुमने नहीं पहना और बहुत सुंदर वाली परफ्यूम लगा के जा रही हो। वो उनकी बातों से बचने के लिए जल्दी से घर के बाहर आ जाती है। बाहर उसे हीरो मिल जाता है। वो उसे पूछता है तुम कल रात को ठीक से सोई ना? वो कहती हाँ मैं ठीक से सोई थी। वो उसे पूछती तुम बताओ तुम सोए थे? वो कहता है मैंने जैसे ही आँख बंद की, आँख खोल के देख रहा हूँ सुबह हो गई है। वो उसे टाई निकाल कर देती है। वो कहता है तुम्हें मुझे देना नहीं चाहिए था, क्या पता इसी के साथ मुझे दफना दिया जाए। वो कहती तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम्हें 100 साल तक जीना है। वो उससे पूछता है क्या 100 साल में तुम्हारे साथ जीऊँगा? वो कहती मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, वैसे लोग कहते हैं ना कि 100 साल तक जियोगी। वो उसे कहता है कि तुम्हारा आंसर क्या है? वो कहती मैं अपना आंसर बाद में दूंगी। वो कहता ठीक है तुम थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन अच्छे से सोच के जवाब देना। वो उससे पूछती है कि इसका मतलब मुझे आंसर देने के लिए कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वो कहता है कि लाइफ इतनी लंबी है कि एक्सपायरी डेट नहीं होना कुछ ठीक नहीं रहेगा। वो कहती तुम ठीक कह रहे हो। अगले सीन में ये दोनों एक शॉप पे जाते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि
वहाँ पे रख के कोई भी कैन के लोग उठाएंगे, उसमें जो भी एक्सपायरी डेट होगा वो रियो के जवाब का डेट होगा। हीरो एक एक कैन को उठा के देखता है, उसमें बहुत लंबी एक्सपायरी डेट रहती है। उसमें एक्सपायरी डेट 4-5 साल रहते हैं। वो कहता है ये डेट तो बहुत ही लंबा है। फिर वो दूसरे प्रोडक्ट को देखने लगता है, उसमें भी 6-7 महीने का डेट रहता है। फिर वो कहता है कि हमें डेयरी वाले प्रोडक्ट को देखना चाहिए। वो उसे कहती है कि तुम मिल्क को पीछे वाले रो से निकालो। फिर वो पीछे वाले रो से एक पैकेट निकालता है। तब रियो उसे गौर से देखती है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वो उस पैकेट की डेट को बताने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पे रियो नहीं रहती। वो देखता है कि उस पैकेट की एक्सपायरी डेट 11 डेज रहती है। वो वहाँ से ऑफिस आता है। वो अपने साथ बहुत से ड्रिंक्स लेकर आता है। मोहिक और नायुक ये देख के बहुत ही खुश होते हैं। मायुक कहता है कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसे कैसे पता चला। नायुक उस मिल्क वाले प्रोडक्ट को उठा लेती है। वो उसके हाथ से लेकर कहता है कि ये मेरे लिए है। ये कहते हुए स्माइल करते हुए जाता है। नायुक कहती है कि आज ये ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। डैनहो को पैरामेडिक के बारे में एक आर्टिकल लिखना था। वो मायूम के पास आता है, उसे बताता है कि पैरामेडिक के बारे में वो एक आर्टिकल लिखना चाहता है। उनकी लाइफ के बारे में जानने के लिए वो एक दिन उनके साथ रहना चाहता है। वो इसके लिए साफ मना कर देती है। उसे कहती है ये सब तुम नहीं कर पाओगे, तुम जल्दी से थक जाओगे और तुम्हारा स्टैमिना कम हो जाएगा। ये सुनते डैनहो पुशअप करके उसे दिखाता है और उसे कहता है कि देखो मैं कितना स्ट्रांग हूँ। फिर वो मान जाती है, उसे लेकर अपने सीनियर के पास जाती है। डैनो को आर्टिकल लिखने के लिए परमिशन मिल जाता है। हीरोइन के डैड शॉप आते हैं। वो देखते हैं कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं। वो कहते हैं मैंने जाते समय तो पूरा साफ किया था, फिर कैसे चीज़ें बिखरती है। सारी लेडीज बैठकर ड्रामा देखती हैं। तभी रियो के मॉम के फ़ोन में हानजुन का मैसेज आता है। वो उनसे मिलने के लिए बुलाता है। वो उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तो तुमसे मिलना ही नहीं चाहती थी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम दोनों ने सगाई क्यों तोड़ दी। ना तुम कुछ बताते हो ना रियो कुछ बताती है। जब सब कुछ खत्म हो गया है तो इसे खत्म ही कर देते हैं। वो कहता अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, मैं अब भी उसे प्यार करता हूँ। तभी वहाँ से रियो के डैड जाते हैं। वो रेस्टोरेंट में हानजुन के साथ अपनी वाइफ को देख लेते हैं। रियो अपनी कुकिंग क्लास में होती है। तभी उसे हीरो का मैसेज आता है। उसने लिखा था कि उसने ये प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और इसकी एक्सपायरी डेट 11 डेज की है। वो ये देख के जोर से चिल्लाती है, सिर्फ 11 डेज। सब उसे मुड़ के देखते हैं। फिर वो डिस्टर्ब करने के लिए सबसे सॉरी कहती है। मिसुक जब घर आती है तो उसके हस्बैंड बहुत ही गुस्से में बैठे रहते हैं। वो पूछती है तुम घर में बैठे हो, दुकान को क्लोज करके आ गए क्या। वो उसे कहता है कि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा, समझ रही हो क्या। वो पूछती क्या बात है। वो कहता है कि तुम क्यों हानजुन से मिलने गई थी। वो कहती कि उसने मुझे अचानक मैसेज किया मिलने के लिए, आकर मैं इस बारे में तुम्हें बताने ही वाली थी। वो उसे पूछते कि उसने क्या कहा। मिसु कहती है कि उसने कहा कि वो अभी भी रियो से बहुत प्यार करता है, वो उसे वापस यूएस ले जाना चाहता है। ये सुन के वो कहते हैं कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कहने की। वो ये सब कह रहा था, तुम बैठ के सुन रही थी। क्या तुम्हें रियो के बारे में परवाह नहीं है, तुम अपनी बेटी को बेचना चाहती हो। वो कहते हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो, तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें शो ऑफ करना है। वो कहती हाँ मैं सेल्फिश हूँ, क्योंकि वहाँ रहते समय वो मुझे बहुत महंगे महंगे गिफ्ट दिया करती थी। ये सब मुझे अपने दोस्तों को बताना बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरा सन इन लॉ एक वकील है, बोले में मुझे बहुत ही खुशी होती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी मेरी तरह एक गरीब लाइफ जिए और ना ही मेरी तरह फेलियर बने। ये सुन के वो चुपचाप घर से बाहर चले जाते हैं। बाहर उन्हें हीरो के डैड मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को विश करते हैं, फिर मुड़ के एक दूसरे को बुलाते हैं। हीरोइन के डैड कहते हैं कि ड्रिंक्स करने चलते हैं। वो कहते हैं कि मैं भी यही पूछने वाला था। दोनों एक शॉप में बैठ के ड्रिंक्स करते हैं। हीरोइन के डैड कहते हैं कि तुम्हारी तरह एक फेमस आदमी बनना बहुत ही मुश्किल का काम है। तुम्हारी लाइफ इस फ्राई स्क्विड की तरह बहुत ही कुरकुरे है, लेकिन मेरी लाइफ इस डिश की तरह एकदम सौगी है। हीरो के डैड कहते हैं कि मेरे परिवार को अगर मैं छूऊंगा तो वो टूट के बिखर जाएगा। फिर दोनों बैठ के बातें करते हुए ड्रिंक्स करते हैं। हीरो के डैड जैसे घर आते हैं वो उसे एक बिल के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि इसे मैंने कभी देखा भी नहीं है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। कल रात की बातें याद करते हैं। रात को वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर लिए थे। वो बार बार लिली फ्लावर की बात कर रहे थे। हीरो के डैड ने कहा था कि मैं ज़रूर आपको लिली फ्लावर ला के दूंगा। वो इतने नशे में थे कि वो लिली फ्लावर लेने के लिए पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ये सब वो अपने सपने में देखते हैं। मिसुक सोचती है कि कल मैंने ऐसा क्या कर दिया। पूरी रात वो बाहर थे। तभी वहाँ डॉन्जो आता है और अपनी मॉम को बर्तन धोने में हेल्प करता है। ये सब वो अपनी मॉम से पैसा लेने के लिए कर रहा था। फिर वो अपनी मॉम से पैसे के लिए बात करता है। तभी वहाँ रियो आ जाती है और उसे मारने लगती है। दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। मिसुक कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करो। फिर वो डॉन्जो को बाहर जाने को कहती है। रियो अपनी मॉम से कहती है तुम मुझसे ज़्यादा लाड प्यार करती हो। उसकी हरकतें बदलती ही नहीं। उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें पता है ना कि उसके हार्ट में एक होल है। वो कहती है ये बात मैं कई बार सुन चुकी हूँ। बचपन में उसके हार्ट में होल था,
अब उसे सर्जरी की जरूरत थी। बड़े होते होते वो अपने आप ठीक हो गया। अब वो एकदम ठीक है, इसलिए आप उसे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। हीरो उसे मैसेज करता है कि उसके पास सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। साथ ही वो इमोजेस भेजता है। वो ये सब पढ़ के मुस्कुराते हुए आती है। उसके सामने हानजोन आता है और उसे जैस्मिन टी देता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसी टी के साथ उनकी दोस्ती बनी थी। जब वो दोनों एक साथ बैठ के काम कर रहे थे, रियो का चार्ज खत्म हो जाता है। तब हानजोन ने अपना चार्जर देख के उसकी हेल्प की थी। वो उसे थैंक यू कहने के लिए उसके लिए कॉफ़ी लेने जाती है। उससे पहले ही हो जाकर उसके लिए जैस्मिन टी लेकर आता है। प्रेजेंट में हानजोन कहता है कि बस मैं तुम्हें ये देने आया था, फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हीरो तही के साथ बाहर आता है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि हमारी कोलैबोरेशन इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं तो चाहती थी कि ये बहुत लंबा चले ताकि हम दोनों और साथ में काम कर सके। वो उसे बताता है कि उसने अपनी फीलिंग्स रियो को बता दी है। उसे बहुत ही टेंशन हो रहे हैं क्योंकि उसे पता नहीं कि उसे कैसे रिजल्ट मिलने वाला है। ये सुन के तही को बहुत बुरा लगता है। वो पूछती कि उसने क्या कहा। हीरो कहता है कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों ना मिले। लोग कहते हैं कि लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। वो कहता है कि वो लड़की है इसलिए ये बात नहीं है। बात और फीलिंग्स इसलिए है कि वो मेरी रियो है जिसे मैं बचपन से पसंद करता हूँ। तही कहती है कि जब तुम्हें आंसर मिले तो मुझे बताना, लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसके फ़ोन में डॉन्जो का मैसेज आता है। वो उसे अपने घर बुलाता है। मीसू कुछ पैसे निकालती है। जैसे वो बाहर आती है, लड़कियों के साथ वो रियो को देखती है। उसी गली से उनकी टीचर जाती है। वो उन्हें रोक के पूछती है कि ये लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं। वो टीचर बताती है कि यहाँ पर कुकिंग क्लास चलते हैं। ये सुन के वो बहुत ही हैरान हो जाती है। इस बारे में बात करने के लिए वो रियो के डैड के पास जाती है। रियो जब घर आती है वो देखती है कि हीरो वहाँ बैठा है। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि डैंजो ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तभी वहाँ रियो के मॉम डैड आ जाते हैं। वो उसकी मॉम को देख के कहती है कि डॉन्जो फिर से क्या करने जा रहा है। मीसुक उसका बैग छीन लेती है और बैग को नीचे गिराती है। उसके अंदर से कुकिंग बुक निकलते हैं। वो कुकिंग बुक को उठाकर पूछती है ये सब क्या है। वो कहती है कि मेरा बैग ऐसे आपको नहीं छीनना था। वो पूछते हैं कि तुम कुकिंग क्लास क्यों ज्वाइन करी हो। रियो के मॉम डैड को गुस्से में देख के हीरो रियो की साइड लेने की कोशिश करता है। उससे पूछती है ये कुकिंग क्लास ज्वाइन करी है, तुम्हें पता था। वो कहता हाँ मुझे मालूम है। रियो कहती इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये मेरा ड्रीम है और मुझे कुकिंग करना है। रियो के डैड कहते हैं तो तुम मेरा किचन यूज़ कर रही थी। वो कहती हाँ मैं आपका किचन यूज़ कर रही थी क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना था। वो पूछते हैं कि ये सब तुम कब बताने वाली थी। वो कहती मुझे सर्टिफिकेट मिलते ही मैं आप लोगों को बता देती। उसकी मॉम कहती है तुम्हारे पुराने काम का क्या होगा जो उसने इतने सालों तक किया है। उसके बारे में उसे बहुत सारा एक्सपीरियंस भी है। रियो कहती है वो काम मुझे पसंद नहीं है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ड्रीम को ढूंढा है, अब मुझे यही करना है। मिसुक कहती है तुम ये सब नहीं करोगी। उसके डैड भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। तभी वहाँ पे उसका भाई आता है। उसे देख के चिल्लाकर कहती है आप हमेशा मेरे साथ ही क्यों स्ट्रेट रहते हो, डॉन्जो को हमेशा सपोर्ट करती हो। वो प्लेयर बनना चाहता था इसलिए आप लोगों ने उसे एकेडमी में एडमिशन किया। फिर वो कुछ दिनों में उसे छोड़ के आ गया। फिर उसने कहा कि मुझे म्यूजिक सीखना है तो आप लोगों ने उसे इंस्ट्रूमेंट ला के दे दिया। फिर उसने उसे भी छोड़ दिया। वो एग्जाम देकर अपने कॉलेज को भी क्लियर नहीं कर पाया। हर बार उसको छूट क्यों मिलती है, उसे आप लोग क्यों कुछ नहीं कहते। वो अपनी मनमानी करता है। जब वो ये सब कर सकता है तो जो मेरे मन में है वो मैं क्यों नहीं कर सकती। रियो के डैड कहते हैं ठीक है तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन कुकिंग नहीं। तुम्हें अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट है, तुम उसे नहीं कर पाओगी क्योंकि मैं उस फील्ड में हूँ, मुझे पता है, इसलिए तुम ये काम बिल्कुल नहीं करोगी। वो सैड होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। उसके पीछे हीरो भी चला जाता है। रियो उसे कहती है मुझे फॉलो मत करो। वो उसे एक अच्छी जगह पर लेकर जाता है जहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर रहता है। पेड़ों पर से फूल पॉपकॉर्न की तरह नीचे गिरते हैं। वो उसे पूछता है कि तुम अब बेटर फील कर रही हो। वो कहती है थोड़ा बहुत मैं एम्बैरेसिंग फील कर रही हूँ। हर बार तुम मेरी एम्बैरेसिंग वाली लाइफ को देख लेते हो जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ। हर बार हमारे पेरेंट्स सही नहीं होते हैं, कभी कभी तो हमें समझ भी नहीं पाते। वो कहती हाँ ये सच है, लेकिन तुम ये कैसे जानते हो, क्या तुम्हारे घर में भी ऐसी लड़ाई होती है। वो कहता नहीं ऐसा नहीं होता है। रियो कहती तुम कितने लकी हो जो तुम्हें ऐसी फैमिली मिली, तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है जो तुम्हें परेशान करे। हीरो अपनी फैमिली को सोच के उदास होता है क्योंकि उसकी फैमिली में थोड़ी सी भी खुशी नहीं है। वो कहती है अब मैं कुकिंग प्रैक्टिस कहाँ पर करूँगी। वो कहता है तुम कुकिंग प्रैक्टिस मेरे ऑफिस में कर सकती हो। वो पहले मना करती है, फिर कहती है तुमने मुझे पहले ऑफर दिया है इसलिए मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 9 डेज है। ये सुन के वहाँ से भागने लगती है। वो उसके पीछे भागता है। हाईसुक को भूख लगती है। वो अपने लिए टोस्ट बनाने जाती है। तभी उसे याद आता है कि मिसुक ने बहुत सारा खाना भेजा था, वो फ्रिज में है। वो खाना को टेबल में रखकर
जल्दी जल्दी खाने लगती है। तभी वहाँ उसके हस्बैंड आ जाते हैं। वो उसे प्रॉपर तरीके से खाना लाकर देता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाईसुक को मैसेज आता है। वो हीरो के डैड का था। उसमें लिखा था हमारा बेटा बड़ा हो चुका है और समय भी बीत गया है। अब वक्त आ गया है कि तुम डिसीजन ले लो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में अच्छे से सोचना। दूसरे दिन मोइम और डैनहो पूरा दिन इमरजेंसी में लगे रहते हैं। डैनहो पूरी कोशिश करता है उनकी हेल्प करने की। पूरा दिन इतना बिजी रहते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि टाइम कब बीत गया। हीरो अपने ऑफिस जाता है। रियो वहाँ आती है। उसके पीछे पीछे हांजो भी आ जाता है। हीरो उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वो रियो से पूछता है ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। वो कहता है मैं रास्ते में जा रहा था, रियो मुझे मिल गई। हीरो कहता है तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे स्टॉकिंग करना कहते हैं। मैं पुलिस को कॉल करूं? तभी मियो के ऊपर से आवाज़ देता है ये हमारी क्लाइंट है। तभी हमें पता चलता है कि हानजुन अपने पेरेंट के लिए घर बनाना चाहता है। हीरो कहता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारा काम लेने का। हानजुन कहता है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छे आर्किटेक्चर हो। ये रियो ने ही कहा था। वो कहता आगे से उसका नाम भी मत लेना और उसके सामने कभी मत आना। तुम्हारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कहता हमारे बीच इतनी जल्दी कुछ खत्म नहीं होने वाला। तुम्हें नहीं पता कि हम किस तरह के कपल थे। हीरो कहता मुझे सब जानने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ रियो की बातों पर यकीन है। फिर रियो से मिलने के लिए आते हैं। हांजो ने डिसाइड कर लिया था कि वो रियो का बनाया हुआ खाना खा के जाएगा। हीरो उसे भगाने की काफ़ी कोशिश करता है। वो भी कोई कम नहीं था। वो वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। रियो उनसे कहती है अगर तुम दोनों ऐसी बातें करते रहोगे तो दोनों यहाँ से बाहर चले जाओ। वो कहते ठीक है, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हीरो पॉपकॉर्न निकालता है और रियो को देने जाता है। वो जैसे ही पॉपकॉर्न खाने वाली थी, हांजुन पॉपकॉर्न को छीन लेता है। वो उसे कहता है कि तुम ये मत खाओ, ये सेहत के लिए ठीक नहीं है। हीरो कहता है वो क्यों नहीं खाएगी। रियो उसे खा लेती है। ये देख के हीरो हंसता है। काम खत्म होने के बाद मोइम की सारी टीम खाना खाने के लिए बाहर आती है। डांसो उनके काम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेता है। बात करते करते वो एक दूसरे को बताने लगते हैं कि उनको क्या पसंद है। डैनो मोइम से पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। उसका जूनियर कहता है उसे कुछ भी पसंद नहीं, लेकिन उसे हीरोज बहुत पसंद है। यहाँ पर मड फ्लड की बात सामने आती है। वो अपने जूनियर के मुंह में खाना ठूस देती है कि वो कुछ बोल ना पाए। वो बताते हैं कि मोइम को लड़का बहुत ही पसंद है। इस वजह से मोइम बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करती है। रियो खाना बना देती है। वो दोनों को खाने के लिए देती है। हीरो रियो से पूछता है कि क्या तुम उसे भी दोगे खाना खाने के लिए। फिर दोनों की बहस बढ़ जाती है। वो टेंशन हो कि उन दोनों का खाना वापस लेने जाती है। वो दोनों उसे सॉरी कहते हैं। फिर खाना खाने लगते हैं। हीरो को उसका खाना बहुत ही टेस्टी लगता है। फिर हांजो भी उसकी तारीफ करता है। तभी अचानक से रियो के पेट में दर्द होती है। वो दर्द के कारण नीचे बैठ जाती है। वो दोनों उठकर उसे पूछते कि क्या हुआ। वो बताती है कि उसके पेट में दर्द है। वो दोनों उसे उठा के हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रियो हीरो का हाथ को छुड़ा देती है और हांजुन से कहती है कि तुम मुझे पकड़ लो। ये देख के हीरो को बहुत ही बुरा लगता है। वो हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर उसके पेट के दर्द के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि 3 साल पहले से मुझे ये दर्द है। मेरी सर्जरी अमेरिका में हो चुकी है। हांजुन रियो का मेडिकल रिपोर्ट लेकर आता है और नर्स से कहता है इसे डॉक्टर को दे दो। डॉक्टर रियो से पूछते हैं वहाँ आपको कौन सी सर्जरी हुई थी। वो कहते मुझे 2nd स्टेज का कैंसर है। 70% कैंसर को निकाल दिए हैं। मैंने कीमोथेरेपी भी करवाई है। दूसरी तरफ हीरो बहुत ही उदास बैठा रहता है। ऐसी एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या हीरो को भी पता है रियो को कैंसर है बोल के। ड्रामा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे ड्रामा के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार।